बिकॉज़ आपको आपके कैश फ्लो समझ आ जाते हैं और आप अपने गोल्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सबके हिसाब से, अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से अपनी बजटिंग का प्लान कर सकते हो। वी आर एडमिटिंग whosoever is joining in, but uh, next time onwards, probably we'll not let the people join after the described time limit. Today is the first session, तो हम सबको अलाउ कर रहे हैं, आज आप ज्वाइन कर लीजिए. But next session onwards, we will not let people in जो timelines के बाद join कर रहे होंगे. I hope this message is clear to everybody. So, another important aspect to look at budgeting that is to avoid unnecessary debt and build consistent savings. Because usually हमने देखा when we were tracking personal finances for the families, तो हमने देखा कि कुछ लोग जो है एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं और अपनी फ्यूचर इनकम्स को भी बेट कर देते हैं। अ, जैसे कि आज अ, एक बड़ा ग्रोइंग कॉन्सेप्ट आ गया है सब कुछ ईएमआई पे खरीदने का। तो जब आप ईएमआई पे कोई चीज़ खरीद रहे हो, व्हाट यू गाइस आर एक्चुअली डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हो कि अपने आने वाली इनकम जो आपने नहीं कमाई है, आप उसको भी एक जगह पे टैग कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में जो 10,000 रुपए कमाने वाला हूँ या फ्यूचर में जो मैं 20,000 रुपए कमाने वाला हूँ, उस 20,000 रुपए में से मेरे 2,000 5,000 रुपए की ईएमआई में आज ही कमिट कर रहा हूँ। यूजुअली हम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, हम एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं या लोग बड़ा-बड़ा रियल एस्टेट बिल्ड करते हैं। तो आज की डेट में इवन फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन कुछ भी खरीदना है, सब कुछ बहुत ईज़िली ईएमआई पे अवेलेबल हो जाता है। बट अगर आपकी पॉकेट में उतना पैसा नहीं है दैट यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो आप उसको अगर आज खरीद रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी आने वाली जो फ्यूचर इनकम है, जो आपने अब तक कमाई नहीं है, आप उसको प्लेज कर रहे हो और वो बड़ा रिस्कियर एस्पेक्ट हो जाता है। तो आप टू एन एक्सटेंट कर सकते हो बिकॉज़ सर्टेनिटी तो नहीं है ना कि अगले महीने वो पैसे आएँगे, इन स्पाइट किसी की फिक्स सैलरी भी है। बट कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है जिस वजह से उसको नेक्स्ट मंथ पैसे ना आएँ। किसी के पास बिज़नेस इनकम आती है या किसी को फार्मिंग इनकम आती है, बट कोई गारंटी तो नहीं होती ना कि अगले महीने वो पैसे आएँगे ही आएँगे। बट जब हम कोई चीज़ ईएमआई पे ले लेते हैं, तो वो जो डेट है, उसको डेट को सर्विस करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ईदर वी लूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग, वो आएँगे रिकवरी वाले लेके चले जाएँगे और जब ऐसा होता है, तो हमारे सिबिल्स खराब हो जाते हैं। आपको फ्यूचर में कभी ऐसा करना हो तो नहीं हो पाएगा। तो ये सब बजटिंग करने से आप इस पर्टिकुलर चीज़ से भी फ्री हो जाते हो कि आप ना तो ओवर स्पेंड कर रहे हो, ना ही अंडर स्पेंड कर रहे हो और अननेसेसरी डेट्स भी नहीं ले रहे हो और आपकी सेविंग भी कंसिस्टेंटली बिल्ड होती जा रही है। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी वी आर यूजिंग मोर टेक्निकल काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, यू गाइस कैन स्टॉप अस, आस्क क्वेश्चंस। We are trying to make it very simple for you so that you guys can understand. I hope we all are on the same page as of now. Are we? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है that you guys have all the freedom to stop me in between and ask questions, because हम लोग ये सब कुछ काम बहुत रूटीन में कर रहे होते हैं. So for us, probably there are a lot of things which we feel like these are the basics, but probably that can be difficult for you guys to understand. But you guys have to understand it for sure. तो आप इसके लिए क्वेश्चन हमसे पूछते रहना बीच बीच में whenever you feel like. So jumping on to the next slide, अब हम बजटिंग के कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. तो कोर प्रिंसिपल ये है कि लिव विद इन योर मीन्स, ऑलवेज स्पेंड लेस देन योर इनकम टू बिल्ड लास्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अब हमने, हमारे पेरेंट्स ने हमें पुराने बुजुर्ग भी एक बात बोलते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, है ना? अपनी औकात देख के हमें कुछ फैसले लेने चाहिए. फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया जो हम पिक्चरों से समझा कि चादर बड़ी कर लेंगे हम लोग, वी विल स्पेंड मोर, है ना? वी विल ब्रिंग मोर इनकम. आज खर्चे कर दो, कमाई तो आप खुद कर लोगे. तो ऐसी फैंसी स्टेटमेंट्स भी आने लगी हैं. तो एक्चुअली बड़ा सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़ा सोचना एक्सपेंसेस की साइड में प्रॉब्लम है अगर आपके पास इनकम सपोर्ट नहीं करती. आप बड़ा सोच सकते हो, आप इनकम बड़ा करने के बारे में सोच सकते हो, देन यू कैन थिंक अबाउट स्पेंडिंग दैट मनी.
आई अगर आप हमारे कंट्री के अंदर आप देखते हो, जो बहुत सेलिब्रेटेड अमीर लोग हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी अंबानीज। अब वो अंबानीज ने अपनी शादी में, बेटे की शादी में उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए खर्च दिए, 1,400 करोड़ रुपए खर्च दिए। तो उन्होंने वो खर्चा करने के बाद नहीं सोचा वो पैसे कैसे आएंगे। उनके पास उतने सारे पैसे थे, इसलिए वो उस लेवल का खर्चा कर पाए। और उनकी एनुअल इनकम के हिसाब से वो शायद बहुत छोटा फिगर होगा जो उन्होंने इतना एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा कर दिया वहां पे। तो लिव विद इन योर मीन्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है दैट आपको अंडर स्पेंड करने को बोल रहे हैं, आपको छोटा सोचने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे लिव विद इन योर मीन्स का मतलब ये है कि आपकी इनकम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको अपने खर्चे कम करने हैं। बट nobody is stopping you to grow your income. So I hope you guys are able to understand this thing, that growing your income is a separate thing और growing your expenses is a separate thing. Because आज के टाइम के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हमें ये लगने लग जाता है कि इनकम बड़ी हो ना हो, खर्चे बड़े होने चाहिए। कहीं ना कहीं से इनकम बड़ी हो ही जाएगी, बट ऐसा एक्चुअली कभी नहीं हो पाता। So you guys have to always think when we talk about budgeting, so whatsoever you guys are making, you have to live within your means it means कि आपको उस पर्टिकुलर चंक में से ही इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सेविंग्स करनी है और अपनी डे टू डे रूटीन को मैनेज करना है। और बजटिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है, जो हमारे पेरेंट्स ने शायद उस तरीके से बहुत डिलीजेंटली फॉलो नहीं की, पर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, वो है इमरजेंसी फंड्स की सेविंग। पहले क्या होता था, जब हमारे पेरेंट्स देख रहे थे इन सब चीजों को, या उनसे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे देखते थे, उनके यहाँ ना सर्टेनिटी ऑफ इनकम बहुत हाई रहती थी। अब सर्टेनिटी ऑफ इनकम क्योंकि हाई रहती है, आई गेस माय स्लाइड्स आर चेंजिंग एज वेल। यस, स्लाइड्स आर चेंजिंग, यस। सो सर्टेनिटी ऑफ इनकम हाई रहती थी, तो उनको ना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था कि अगले 4, 5, 6 महीने अगर पैसे ना भी आए तो कैसे काम चलेगा। बट आज के डेट में क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड टेक ओवर कर रहा है, लोग जॉब स्विच करते हैं। अभी आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारा जॉब लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई, और ह्यूमंस को टेक ओवर कर रही है मशीन्स। तो वहां पे ना जॉब की सिक्योरिटी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। पहले एक और कहानी होती थी कि बिजनेसेस जब शुरू होते थे, तो एक बिजनेस शुरू किया एक जनरेशन ने, 3, 4, 5 जनरेशन सेम बिजनेस करती रहती थी, सेम, एग्जैक्टली 100% सेम, विद लिटिल ट्वीक्स एंड मॉडिफिकेशन। वेयर एज रिसेंटली वट वी हैव रियलाइज इज कि जो एवरेज एज ऑफ बिजनेसेस है वो बहुत ड्रामेटिकली कम होती जा रही है। कल तक जो बिजनेस मॉडल बहुत वाइबल थे वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में हम देखते थे, आई डोंट नो यू गाइस हैव सीन इट और नॉट, पहले क्या होता था कि एसटीडी पीसीओज होते थे। इट मींस इफ यू गाइस हैव टू मेक अ कॉल, देन यू हैव टू ट्रैवल टू द नियर बाय प्लेस वेयर, वहां पे वो जो एसटीडी बनी हुई है, एंड देन वहां पे पैसे देते थे, आप फोन करते थे। और जिसकी दुकान पे वो एसटीडी या पीसीओ लगा होता था, बूथ लगा होता था, वो उसमें से पैसे कमाता था, बिकॉज आप उसके पास आते थे, फोन करते थे। एंड देन आज की डेट में, पहले धीरे धीरे सबके घर के अंदर अपने अपने फोन हो गए, अब सबके हाथ में फोन है, तो वो बिजनेस मॉडल खत्म ही हो गया, आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी होते हुए देखा कि रेवोल्यूशन हुआ और वो चीज खत्म ही हो गई। इट मीन्स जैसे कि जो ट्रेडिशनल कैमरास थे, पहले उनकी रील्स कितनी ज्यादा बिकती थी, तो सोचो कितनी बड़ी फैक्ट्रीज होती होंगी जहां पे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता रहता होगा कैमरा की रील्स का, रील्स को प्रिंट करने का एंड ऑल, ये सब कुछ कितना जबरदस्त काम होता होगा। लेकिन आज एक तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना आ गया, उस इंडस्ट्री में शायद जहां पे 50 लोग एम्प्लॉयड थे, आज शायद वहां 5 लोग में काम हो रहा होगा। तो इस वजह से, क्योंकि चीजें बहुत डायनामिकली बदल रही हैं, तो आपको अपनी इमरजेंसी फंड पे हमेशा फोकस करके चलना है कि आई हैव टू हैव 3 to 6 months ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ माइन इनटू माय इमरजेंसी सेविंग्स फंड। कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से मेरे को अगर ऑल ऑफ अ सडन पैसे की जरूरत पड़ गई, देन I will be utilizing my emergency savings. And once I have consumed that emergency fund, उसके बाद मुझे उसको सबसे पहले रिप्लेनिश करना है। क्योंकि अगर हमने इमरजेंसी के लिए बनाया था और एक बार इमरजेंसी में हमने इसको कंज्यूम कर लिया, ऐसा तो नहीं है कि दोबारा इमरजेंसी नहीं आएगी। बट जब वो दोबारा इमरजेंसी आएगी तो मेरे पास वो फंड होना भी चाहिए। तो उसके लिए मुझे उसको वापस से, अगर आई हैव टेकन दैट मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बकेट,
then I have to fill that bucket once again as soon as possible, so that in case of another emergency reaching my door, knocking my door, I have the sufficient money with me. Another core principle is that we have to reduce the high interest debt first. अब होता क्या है, हम लोग EMIs पे चीजें लेते हैं और आजकल क्रेडिट कार्ड्स का बहुत ट्रेंड हो गया है। तो व्हाट वी आल्सो डू इज कि हम लोग क्रेडिट कार्ड्स पे बहुत सामान खरीदने लग गए हैं। अब क्रेडिट कार्ड बड़े फैंसी हैं, आपको 40-50 दिन इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाता है। सो व्हाट यू गाइस डू इज कि वो 40-50 डेज के फ्री क्रेडिट के चक्कर में हम लोग सामान ले लेते हैं। लेकिन आपको ये शायद पता होना आपको आई गेस किसी को भी नहीं पता होगा, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, इफ एनीबडी कैन आंसर। यू गाइस नो कि क्रेडिट कार्ड पे अगर आपका पेमेंट डिले हो जाए तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है एनुअलाइज बेसिस पे आपसे? कैन एनीबडी आंसर फ्रॉम द ग्रुप? You guys can write on the chat. I'm looking at the chat because I want to make this session engaging also. I want your participation. आप टाइप कीजिए कितना आ सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे डिफॉल्ट डिले करते हो तो। I'm giving you guys 10 seconds for the answer. $36, $30, 30%, 25 to 30, 30 to 48, 30%, 36% approx, 30, 47. हाँ, तो depending upon the card, at least 36%, 48%, 52% ऐसे से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। Absolutely, all of you are correct. All of you, whosoever have replied, like Vinay, Sahil, Atul, Mishika, Keshav, Divyanshu, everybody is correct. Bhavika, Aryan, everybody is correct कि इतना हैवी इंटरेस्ट कार्ड टू कार्ड डिपेंड करता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो आप लोग कि अगर हमने 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया और अगर हम लोग वो 1 लाख रुपया 1 साल के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया, तो हमें बेयर मिनिमम 1,36,000 रुपए से लेकर 1,52,000 रुपए तक पे करना पड़ेगा। मतलब कि 1,36,000 to 1,52,000 rupees means 36,000 to 52,000 rupees as an interest only. So this is something huge. इतना बड़ा पैसा as in the shape of interest just for using the money for the year's time. Whereas अगर आप होम लोन लेने जाते हो हमारी कंट्री में आज की डेट में, तो 6.5-7% पे आपको होम लोन मिल जाता है। इट मीन्स कि आपने अगर होम लोन लिया है उसमें 1 लाख रुपए के अगेंस्ट आपको सिर्फ साल का 7,000 एज इंटरेस्ट पे करना है। वेयर एज वही स्पेंड्स अगर आपने क्रेडिट कार्ड के केस में कर लिए हुए हैं तो उस स्पेंड्स के अगेंस्ट आपको बैंक को 36,000 रुपए से लेकर 52,000 रुपए तक का ब्याज देना पड़ सकता है। सो दैट इज वाई आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे ट्रैप्स में आना ही नहीं है। बट इन केस somebody is into trap, आपके नोन में कोई ट्रैप में है, तो यू हैव टू गाइड देम दिस थिंग एट द फर्स्ट प्लेस दैट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स सबसे पहले उसको अपना हाई इंटरेस्ट डेट है उसको रीपे करना है और फुल ऑन प्रायोरिटी पे करना है। और अपनी जो सेविंग्स हैं, सेकंड स्टेप ये आता है कि अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना है, रेकरिंग पेमेंट्स को ऑटोमेट करना है। अब कुछ लोग होते हैं जो ईएमआई पे चीजें लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पे भी लेते हैं, बट वो उसको ऑटोमेट नहीं करते, कहते हैं हम मैनुअली पे कर देंगे। बट आप मैनुअल पेमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज हमारी लाइफ में इतना कुछ डायनामिकली चल रहा होता है, हम लोग भूल जाते हैं चीजों को। भूल जाएंगे तो फिर अगेन वी गेट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ द इंटरेस्ट एंड द पेनल्टीज। तो हमें हमारी सेविंग्स को और कोई भी किसी भी तरह की रिकरिंग पेमेंट्स है हमें उसको ऑटोमेट करके चलना है, ताकि हम अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके चले और वो चीजें ऑटोमेटिकली होती रहे। ऐसी छोटी छोटी चीजों का हमें स्ट्रेस दिमाग में लेकर नहीं चलना है। आई होप आपको
ये चीज क्लियर होगी. Excuse me, ना. sir. Yes, please. Sir, what do you mean by recurring payments? मिशिका, रिकरिंग पेमेंट्स जो होती हैं, जैसे कि आपने एक ईएमआई पे कोई चीज खरीद ली. अब ईएमआई तो हर महीने देनी है, तो ईएमआई जो है हर महीने आ रही है, तो दैट इज अ रिकरिंग पेमेंट. जैसे हम Okay, बैंक में sir. जाते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है. फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप एक बार महीने में, साल में एक बार आपने गए, पैसा वन शॉट इन्वेस्ट किया, दोबारा आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं होगा. वेयर एज रिकरिंग डिपॉजिट का नाम ही देखो रिकरिंग है, कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और वो इन्वेस्ट होते चले जाएंगे. सेम इज द स्टोरी फॉर एसआईपीज. Okay, sir. Thank you so much. जी. तो एसआईपीज में भी सेम स्टोरी काम करती है, कि आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी, आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कट रहे हैं. तो रिकरिंग पेमेंट्स आपके अकाउंट से डेबिट होने के लिए भी हो सकती है, और रिकरिंग पेमेंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए भी हो सकती है. तो जो चीज हर महीने बार बार हो रही है, या किसी भी अलग फ्रीक्वेंसी पे, फोर्टनाइटली, बाय मंथली, क्वार्टरली, उसको हम रिकरिंग पेमेंट्स बोलते हैं. So Okay, sir. Thank another you. great. Another thing is, next most important point is that 50-30-20 rule. अब बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे शायद रील्स वील्स में इसको सुना भी होगा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस look consume finance related content on Instagram, but this is something very common nowadays, and makes a lot of sense also for जनरली और ऑफ अस. देखो, वैसे तो एक चीज हम बोलते हैं सभी लोगों को, वो ये है कि पर्सनल फाइनेंस जो होता है वो बड़ा पर्सनल होता है. ऐसा नहीं है कि जो चीज 100% करेक्ट मेरे लिए है वो 100% करेक्ट, वो फॉर्मूला 100% करेक्ट आपके लिए भी हो. बट देयर आर फ्यू जेनरिक टर्म्स जो मोर और लेस सबके आसपास सूट कर जाती हैं. जैसे मोर और लेस मेजोरिटी ऑफ द पीपल पे सूट कर जाती हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारे यहाँ जो एवरेज इनकम है कंट्री के अंदर, वो 50,000 रुपीज के आसपास बैठती है मिडिल क्लास फैमिलीज की पर मंथ. अगर और मेजोरिटी जो है, जो हमारे लोगों का सर्कल होता है, जिन लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो मेजोरिटी लोग इसी इनकम ग्रुप में फॉल कर रहे होते हैं. 50 लाख रुपीज टू 1 लाख रुपीज एवरी मंथ. तो उनके लिए ये काफी हद तक रूल सूटेबल है. तो व्हाट दे कैन डू विद देयर पर्सनल फाइनेंसेस, कि वो जो भी पैसा बना रहे हैं, उसमें से 50% दे कैन स्पेंड ऑन देयर नीड्स. लाइक जो उनके खर्चे हैं, जो उनके फिक्स्ड हैं, जो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल खर्चे हैं. जैसे घर, अगर कोई रेंट पे रहता है तो रेंट देना ही देना है. घर में ग्रोसरीज आनी ही आनी है. यूटिलिटीज के बिल आने ही आने हैं. अगर किसी ने हाउस हेल्प रखी हुई है तो उसको पैसा देना ही देना है. तो ये वाला जो चंक है, वो तो गारंटीड है, जो इनकम से निकल ही जाएगा. अगर मान लो कोई गाड़ी, कार से ऑफिस जाता है या बाइक से ऑफिस जाता है, तो उसका वो ऑफिस का आने जाने का एक्सपेंस होना ही होना है. तो 50% ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग मनी, वो इसमें चला जाता है. अब नेक्स्ट 30% हम बोलते हैं कि आपको वॉन्ट्स पे स्पेंड करना चाहिए. लाइक कि आपको एंटरटेनमेंट पे खर्चा करना है, डाइन आउट्स करने हैं, एंटरटेनमेंट में मूवी जाना है, ट्रैवल करना है, हॉलिडे करना है, या आप चाहते हो कि फ्यूचर में मुझे ये पर्टिकुलर चीज खरीदनी है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. लाइक एक फैमिली है जो अभी कार अफोर्ड नहीं करती है, बट उसका फ्यूचर में ऐसा प्लान है कि मुझे तो कार खरीदनी है. तो उसको अगर ईएमआई का बर्डन लेना भी है, तो वो देखेगा कि वो किस कैटेगरी में मैं कितना सेव कर सकता हूँ, वॉन्ट्स वाली कैटेगरी से रिड्यूस करेगा. एंड 20% हैज टू गो इनटू सेविंग्स एंड डेट रीपेमेंट. तो अब ये डेट रीपेमेंट और सेविंग्स के अंदर भी ना बड़ा सब्जेक्टिव काम हो जाता है. व्हेन यू हैव टू बी फाइनेंशियली फ्री विद इन नेक्स्ट 25 years, then it has to be compulsorily 20% into savings and investment, not into the debt repayment. But अगर आपको ठीक है कि इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है फाइनेंशियली फ्री होने की, देन this portion can be subdivided into savings and debt repayment. I hope this thing is very clear to you guys, कि needs क्या होती हैं, wants क्या है, and savings and debt repayment क्या है. Again, ये सब कुछ थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है
डिपेंडिंग अपॉन किसी का टॉप लाइन कैसा है, टॉप लाइन मीन्स उस पे नेट नेट है, इन हैंड इनकम क्या है। अब किसी की 50,000 रुपए की इनकम है, उसके लिए 10,000 रुपए की सेविंग्स कर पाना आज की डेट में, जिसके बच्चे भी स्कूल में जाते होंगे, फीस देनी होगी, उसके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा 10,000 रुपए पर मंथ सेव कर पाए। तो उसके लिए वो एक्चुअली करेक्ट है कि उसको 10,000 रुपए में से कुछ पोर्शन जो है ईएमआई में देना पड़ेगा, और कुछ पोर्शन जो है उसको अपनी सेविंग्स के लिए डालना पड़ेगा। बट वेयर एज अब किसी को 2.5 लाख रुपए की पर मंथ इनकम आ रही है, उसके लिए 25,000 रुपए की सेविंग करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि खर्चे यूजुअली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में उतने ही रहते हैं। बट बिकॉज आपका टॉप लाइन बड़ा आ रहा है वहां पे, उसके लिए वहां पे सेविंग्स करना इजी हो जाता है, डेट रिपेमेंट करना इजी हो जाता है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी करेक्ट। बट उसका इन हैंड इनकम कितना है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। बट जनरली दिस रूल्स वर्क। ऐसा नहीं है कि रूल काम नहीं करता। अगर कोई बंदा प्रूडेंटली इस तरीके से काम करे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ वो जरूर जाएगा। एंड अगेन, यू नीड एन एक्सपर्ट, यू नीड समबडी जिसके साथ आप बैठ के डिस्कशंस कर सको, दैट एम आई हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। बिकॉज व्हेन यू डू दीज थिंग्स entirely on your own, then the probability of reaching to that precise goal वो रिड्यूस हो जाती है। बिकॉज आप जो है बहुत सारी चीजों को बहुत डिसिप्लिन तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हो व्हेन यू आर डूइंग ऑन योर ओन। सो दैट इज व्हाई वन शुड हैव द डेप्थ नॉलेज ऑफ इट, एज वेल एज अ मेंटर एज वेल, जो आपको हेल्प करके इस कैलकुलेशन तक लेकर आ पाए। सो आई होप you guys have understood this particular slide, that what this 50-30-20 rule means and how it works. So मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर इनकम ग्रुप में इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, उनको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस लेकर करना पड़ेगा। और कुछ फैमिलीज जहाँ पे अपर मिडिल क्लास हो गया या रिच फैमिलीज हो गई, उनके लिए बहुत इजी है करना, बिकॉज उनका टॉप लाइन बड़ा हो जाता है। बट इफ एनीबडी विल बी यूटिलाइजिंग दिस पैरामीटर, उसके लिए जो है फ्रीडम तक पहुंचना, फाइनेंशियल फ्रीडम तक, और अपने बेसिक बजटिंग को चलाना बहुत इजी हो जाएगा। अब ये तो एक जेनरिक हमने चीज डिस्कस करी। अब इसके अलावा और अगर आप इसमें डीप डाइव करो, तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स आल्सो व्हिच यू गाइस कैन इम्प्लीमेंट टू डू टू बिकम बेटर इन दी budgeting. So first method is zero based budgeting. अब how many of you are aware about this method, या कितने लोगों ने इस वर्ड को पहले सुना है, जीरो बेस्ड बजटिंग को? आई वांट अ yes or no in the chat box. You guys have again 15 seconds to respond in the chat box. So what I can see is everybody saying no, 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 no. So I believe that none of you have ever heard about it. So thank you guys. Thank you for your response. So फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि जीरो बेस्ड बजटिंग होती क्या है। अब जीरो बेस्ड बजटिंग जो है, इसका एक बहुत सिंपल सा पर्पस है कि आपकी जितनी इनकम है उसमें से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जीरो आना चाहिए। बहुत सिंपल कि मैंने मान लो 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से मैंने अपने सारे खर्चों को फिक्स कर रखा है, और जिसमें मेरी जैसे हमने 50-30-20 वाला रूल बनाया, या फिर एक हमने बहुत मिनिस्कुल लेवल पे चले गए, हमने सोचा कि मेरे इतने ग्रोसरी में जाते हैं, मेरे इतने रेंट में जाते हैं, मेरे इतने ईएमआई में जाते हैं, इतना मेरा फ्यूल में जाता है, इतना मेरा इंश्योरेंसेस में जाता है, इतना मेरा हाउस हेल्प को जाता है, इतना मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। तो वो सब कुछ करके लास्ट में जीरो आ जाना चाहिए, कि लास्ट में जितना मेरा पैसा जो बच गया, मेरे को उसको सेविंग्स में डालना है, उसने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है। सो एंड में, एट द एंड, नथिंग लेफ्ट। ना तो आप डेफिसिट में हो, ना ही सरप्लस में हो। अब ये करने का गोल क्या है?
that is maximizing intentional use of cash and eliminating unallocated money that gets spent impulsively. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास आज पैसे बचे हुए हैं, मंथ खत्म हो गया एंड यू हैव अ सरप्लस एंड नेक्स्ट मंथ पॉकेट मनी इज कमिंग इनटू योर पॉकेट, व्हाट यू गाइस विल फील कि ये पैसे तो बचे हुए हैं, इसको आप इम्पल्सिव शॉपिंग पे कहीं खर्च ना कर दो, किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसकी एक्चुअली आपको जरूरत नहीं है। तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग को कर्ब करने के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड्स which corporates use, as well as it is used in the developed nations by the households. अब इसको implement करने का तरीका तो you guys can probably think on your own also, that you guys have to, you already know कि after tax क्या monthly income होगा, ठीक है? अगर आप कैलकुलेशन बना रहे हो किसी भी हाउस होल्ड के लिए, किसी फैमिली के लिए, तो आपको पता होगा कि नेट इनकम कितना है, जो टैक्सेस लाइबिलिटी उसको माइनस करने के बाद। फिर फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, उनको लाइन अप कर लेंगे कि रेंट, कोई सब्सक्रिप्शन है, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट है, कोई लोन की पेमेंट है, उसको माइनस करेंगे। फिर वेरिएबल्स को माइनस कर लेंगे, लाइक ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज। और एक चंक जो हमने डिसाइड किया हुआ प्री डिटरमाइंड बेसिस पे, कितना मेरा सेविंग्स में जाना ही जाना है, इतना मेरा डेट रिपेमेंट में जाना ही जाना है, उसको माइनस करेंगे। और इसके बाद जब कुछ बचेगा, देन वी विल डेडिकेट दैट चंक ऑल्सो टू डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स, कि मतलब कि मेरे पास बजटिंग करने के बाद समझ आया कि मेरे पास इस महीने 2,000 रुपए बच गए हैं, अभी भी जीरो नहीं आया, तो मैं 2,000 रुपए में से इतना पैसा ही इंटरटेनमेंट पे खर्च करूंगा, कि मुझे मूवी जाना है तो मेरा मूवी का बजट इतना ही है, दैट्स इट, खत्म। इससे मल्टीपल एडवांटेजेस होंगे कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं होगी और आप ओवर स्पेंड नहीं करोगे, अंडर स्पेंड भी नहीं करोगे। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि आपके हर एक पैसे पे आपका कंट्रोल रहता है और आप स्ट्रॉन्ग गोल ड्रिवन सेवर्स बनते हो, एंड आपको अपने डेट के ऊपर भी पूरा कंट्रोल रहता है। इससे एक और एडवांटेज होता है, दैट इज टू स्पॉट एंड एलिमिनेट वेस्ट। जहां पे भी वेस्टेज हो रही है वो वेस्टेज नहीं होगी। इट मीन्स, देखो, एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, लेट्स से कि इफ यू हैव डिसाइडेड दैट दिस मच मनी हैज टू गो इनटू द एंटरटेनमेंट स्पेस, मान लो आपने मूवी देखने जाना है, तो अगर आपने मूवी देखने जाना, तो ऐसा नहीं होगा कि उस महीने आप को कपड़ों पे आपने ओवर स्पेंड कर दिया कि मूवी के लिए कहानी नहीं बची। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो आपके एज ग्रुप के लिए सेट बैठता है, लेकिन इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो एक फैमिली के लिए भी सेटल बैठते होंगे। So I hope now uh, you guys are now understood what is zero based budgeting. Yes or no? Please write on the Yes, chat sir. box. Yes, sir. Yes, sir. Yes, great, Yes, great, sir. great, great. Thanks for the responses. So now we are moving on to the next topic, which is envelope और category based budgeting. अब आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में पहले सुना है, envelope या category based budgeting के बारे में? आप चैट बॉक्स में लिख दो yes no. Okay, Tanisha says no. No, 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 no. Shivam said no. Riya, no. Vinay, no. Okay, Garima, no. Dev, no. Great. So, how come you guys have never heard about both the terms? Chalo, no worries. I'm happy that we are able to bring something new to you guys. New to you guys. Uh, so now, somebody is in. Guys, give me a moment. Huh? Just give me a moment.
Yes, Shivai, uh, what's your question? बताओ.